नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं अपन आरपीएससी के लिए कुछ राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों की बात करने वाले हैं। शिलालेख, और आपको मैं बता देता हूँ कि एक शब्द आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति शब्द का मतलब ये होता है कि किसी राजा के दरबारी विद्वान द्वारा क्या किया जाता है, राजा की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन प्रशस्ति कहते हैं। अब वो प्रशंसा में कहीं पर भी लिख सकता है, चाहे तो पत्थर पर लिखे, चाहे किताबों में लिखे, चाहे ग्रंथों में लिखे, चाहे कहीं भी लिखे। प्रशस्ति का मतलब तो सीधा सा है प्रशंसा करने के लिए लिखा गया लेख। मतलब राजाओं की प्रशंसा करते थे वो विद्वान, उनको किया करते थे, तो इसलिए प्रशस्ति लिखा करते थे। और बात करें राजस्थान में प्राप्त शिलालेखों की, तो राजस्थान में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उनके अधिकतर शिलालेखों की भाषा संस्कृत मिलती है। और लिपि कौन सी मिलती है, हमें लिपि मिलती है, नागरी लिपि मिलती है। तो ये दो चीजें मिलती है अपने को, प्रमुख रूप से यही मिलेगी, संस्कृत भाषा मिलेगी और नागरी लिपि मिलेगी, देखने को मिलेगी। और बात करें लिपियों के अध्ययन की, तो लिपियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिपियों का अध्ययन कहलाता है पेलियोग्राफी। क्या कहलाता है, पेलियोग्राफी। और अभिलेखों के अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं अपन एपिग्राफी। तो लिपियों का अध्ययन पेलियोग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो अब शुरू करते हैं अपने शिलालेखों को। तो सबसे पहला शिलालेख आता है अपना बड़ली गांव का शिलालेख। कौन से गांव का शिलालेख, बड़ली गांव का शिलालेख। ये कब का मिला है, 443 ईसा पूर्व का मिला है। ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पर जब मौर्य वंश की जब स्थापना होती है तो वो कब होती है, वह होती है लगभग 223 ईसा पूर्व में। कब होती है, 223 ईसा पूर्व में होती है मौर्य वंश की स्थापना। लेकिन यह तो 223 ईसा पूर्व के पहले, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो 443 ईसा पूर्व का यह बड़ली गांव का शिलालेख है। मतलब लगभग बौद्ध धर्म का प्रचलन में था उस समय की बात है ये। तो बड़ली गांव के शिलालेख की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है अजमेर जिले के बड़ली गांव से तो ये मिला है। और इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी इसकी लिपि है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख यही है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख यही है। और इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। कहाँ से मिला है, बड़ली गांव से मिला है। बड़ली गांव कहाँ पड़ता है, अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है अम्बलेश्वर स्तंभलेख। क्या नाम है, अम्बलेश्वर स्तंभलेख। अब बात करते हैं अम्बलेश्वर स्तंभलेख की। तो अम्बलेश्वर स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, अम्बलेश्वर स्तंभलेख हमें प्राप्त होता है अम्बलेश्वर गांव से। कहाँ पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है ये अम्बलेश्वर गांव, ये अम्बलेश्वर गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में अम्बलेश्वर गांव पड़ता है, वहीं से अपने को अम्बलेश्वर स्तंभलेख मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, मतलब कि वही द्वितीय सदी ईसा पूर्व का यह शिलालेख हमें देखने को मिलता है। और भाषा की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत युक्त प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा है, संस्कृत युक्त प्राकृत भाषा। अब बात करें अगले शिलालेख की। अगला शिलालेख है नगरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, नगरी का शिलालेख। अब नगरी के शिलालेख की बात करें तो नगरी के दो शिलालेख हमें मिलेंगे, एक आगे हम पढ़ेंगे और एक अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं उस शिलालेख में कोई ज़्यादा खास जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो उस शिलालेख में हमें बहुत सी जानकारियां मिलेगी। तो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए नगरी के शिलालेख की इसी की बात कर रहे हैं, उसकी नहीं करेंगे। तो नगरी का शिलालेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व का यह शिलालेख हमें मिला है। नगरी नामक स्थान कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। और किसने खोजा था, डॉक्टर ओझा ने खोजा था। और वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में पड़ा है। और विशेषता की बात करें तो इस लेख पर केवल 2 पंक्तियां लिखी हुई मिलती है, और वो भी क्या होती है, वो भी हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, घोसुंडी का शिलालेख। कहाँ से प्राप्त होता है, वही कहाँ से प्राप्त होता है घोसुंडी का शिलालेख, नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। कब का है ये, द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। और घोसुंडी के शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है, हमें पहली जानकारी तो ये मिलती है कि गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। तो पहली जानकारी क्या मिली, सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने की जानकारी घोसुंडी के शिलालेख से मिलती है। संकर्षण और वासुदेव के पूजा ग्रहों के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने का हमें उल्लेख मिलता है इसी घोसुंडी के शिलालेख से। तीसरी बात, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, यही घोसुंडी का शिलालेख है। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है बड़ुआ स्तंभलेख। 238-39 ईस्वी का यह शिलालेख है। कब का है, 238-39 ईस्वी का यह शिलालेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बड़ुआ गांव से।
ये बड़वा गांव कहाँ पड़ता है? कोटा जिले के अंदर बड़वा गांव पड़ता है। और विशेषता क्या है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि बड़वा स्तंभलेख से हमें दो जानकारियां मिलती है। पहली जानकारी त्रिरात्रि यज्ञ का उल्लेख मिलता है और दूसरी जानकारी हमें यह मिलती है कि त्रिरात्रि यज्ञ का यज्ञ करवाया किसने था। तो त्रिरात्रि यज्ञ किसने करवाया और त्रिरात्रि यज्ञ का उल्लेख, ये दो जानकारियां हमें मिलती है बड़वा गांव के शिलालेख से। और त्रिरात्रि यज्ञ की बात करें तो त्रिरात्रि यज्ञ किसने करवाया था? तीन व्यक्तियों ने करवाया था, तीन भाई थे, उन्होंने करवाया था। तीन भाई कौन कौन थे? बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह, तीन भाई थे, उन्हीं के द्वारा त्रिरात्रि यज्ञ करवाया गया था। इन तीनों भाइयों का उल्लेख हमें मिलता है त्रिरात्रि यज्ञ से। अब बात करते हैं बरनाला लेख की। बरनाला लेख हमें मिला है 278 ईस्वी का। कहाँ से मिला है? जयपुर जिले के बरनाला गांव से मिला है। बरनाला क्षेत्र पड़ता है, गांव पड़ता है, तो उसी जगह से हमें मिलता है। अब इस बरनाला की बात क्या है? बरनाला लेख की विशेष बात यह है कि इसमें हमें गर्ग त्रिरात्रि यज्ञ का उल्लेख मिलता है और अंत में भगवान विष्णु की वंदना दी हुई मिलती है। तो आप समझ गए होंगे, बड़वा स्तंभ लेख 238-39 ईस्वी का मिलता है और बरनाला लेख हमें कब का मिलता है? 278 ईस्वी का मिलता है। दोनों में अंतर यही है कि बड़वा लेख के अंदर तो हमें मिलता है त्रिरात्रि यज्ञ का उल्लेख और बरनाला लेख में हमें मिलता है गर्ग त्रिरात्रि यज्ञ का उल्लेख। ठीक, यही जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजिंग हो सकती है। बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगला शिलालेख कौन सा है? विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख। कौन सा है? विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख 271-72 ईस्वी का हमें मिला है। यह कहां से मिला है? तो यह विजयगढ़ स्तंभ लेख हमें मिला है विजयगढ़ दुर्ग की दीवार से। विजयगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। तो विजयगढ़ दुर्ग भरतपुर का है, तो वहीं से हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जानकारी हमें क्या मिलती है कि राजा विष्णुवर्धन, एक राजा हुआ था विष्णुवर्धन, और उसके पुत्र द्वारा क्या किया जाता है? पुंडरीक यज्ञ करवाया जाता है। और उसके पुत्र का नाम क्या था? यशोवर्धन। तो यशोवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ करवाने का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? हमें मिलता है विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख से। बात करते हैं अगले लेख की। तो मैंने बताया था कि एक नगरी का लेख हमें द्वितीय सदी ईसा पूर्व का मिला था, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मिला था, लेकिन उससे हमें कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब जो अपन पढ़ रहे हैं नगरी का लेख 424 ईस्वी का है, इससे हमें जानकारियां मिलेगी थोड़ी बहुत। तो इसमें नगरी के लेख 424 ईस्वी का मिला है हमें, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस नगरी के लेख से हमें जानकारी यह मिलती है कि डॉक्टर एक तो D.R. भंडारकर ने इसको खोजा था और अजमेर संग्रहालय में वर्तमान में यह पड़ा है। पहली बात तो ये। और इसमें तीन व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, सत्युसर, श्रीगंध और दास। तीन व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है हमें नगरी के लेख से। सत्युसर नाम का व्यक्ति और श्रीगंध नाम का व्यक्ति और दास नाम के तीन प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। तो उनका कोई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नाम, लेकिन ये कौन थे इसके बारे में कोई इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। और नगरी लेख की बात करें तो ये कहाँ से मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहीं से मिली है। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि नागरी है, जो कि हमने शुरुआत में बात की थी कि राजस्थान में लगभग अधिकतर शिलालेखों की भाषा संस्कृत ही मिलेगी और लिपि नागरी ही मिलेगी। बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है वसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी पूर्व का, 625 ईस्वी का है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमें यहीं से मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ हुआ था? बसंतगढ़ शिलालेख में हुआ था, जो कब का है? 625 ईस्वी का है। और क्या नाम मिलता है हमें? राजस्थानी आदित्य नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? राजस्थानी आदित्य नाम हमें लिखा हुआ मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख से। कहां से प्राप्त हुआ है ये बसंतगढ़ का शिलालेख? सिरोही से प्राप्त हुआ है, सिरोही जिले से प्राप्त हुआ है। अब अगले शिलालेख की बात करते हैं। अगला शिलालेख उदयपुर का सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख की बात कर रहे हैं, जो कि 646 ईस्वी का है। कब का है? 646 ईस्वी का सामोली शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? सामोली गांव पड़ता है उदयपुर में, वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। विशेष बात क्या है इसमें? इसमें विशेष बात यह है कि एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अरण्यवासिनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। और किसने करवाया था? जयंतक मेहतर द्वारा। जयंतक मेहतर नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या करवाया जाता है? अरण्यवासिनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और अरण्यवासिनी देवी को अपन किस नाम से जानते हैं? जावर माता के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मतलब कि अगला शिलालेख की। तो अगला शिलालेख है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख
661 ईस्वी का मिलता है। कब का मिलता है? 661 ईस्वी का मिलता है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नागदा से प्राप्त हुआ। नागदा गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और नागदा गांव में भी कहाँ से मिला है? कुंडलेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। कुंडलेश्वर मंदिर में से प्राप्त हुआ है, नागदा गांव से प्राप्त हुआ है और उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। तो इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? कुटिल इसकी लिपि है। इसके खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर ओझा इसके खोजकर्ता है और डॉक्टर ओझा को यह मिला था। अब बात करते हैं विशेषता की, इसमें क्या क्या हमें खास जानकारियां मिलती है। तो वर्तमान में यह शिलालेख उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में पड़ा है। उदयपुर के विक्टोरिया हॉल का संग्रहालय जो है वहीं पर यह रखा हुआ है। और इस लेख की रचना किसने की थी? ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर ने की थी। ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर ने इस लेख की रचना की थी। और गोहिल शासक अपराजित ने वराह सिंह नामक शक्तिशाली शासक को हराया था और उसे अपना सेनापति बनाया था। तो क्या जानकारी मिलती है? गोहिल शासक अपराजित था। अपराजित नाम का एक गोहिल शासक हुआ है। तो उसने क्या किया? वराह सिंह नाम के एक शक्तिशाली शासक को हराया और उसे अपना सेनापति बनाया। ये जानकारी हमें मिलती है। तो कौन कौन सी जानकारियां मिली है अपराजित के शिलालेख से? 761 ईस्वी का है। नागदा गांव के कुंडलेश्वर मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है। नागदा गांव उदयपुर में पड़ता है। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि कुटिल है। खोजकर्ता इसके डॉक्टर ओझा है। वर्तमान में यह शिलालेख उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में पड़ा है। ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर ने इसकी रचना की थी इस लेख की। और इसमें जानकारी मिलती है अपराजित शासक, गोहिल शासक अपराजित की जानकारी मिलती है, जिसने वराह सिंह नामक शक्तिशाली शासक को हराया और अपना सेनापति बनाया। तो ये जानकारियां हमें इसे शिलालेख से मिलती है। अब बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है मानमोरी का शिलालेख। 713 ईस्वी का शिलालेख है। कब का है? 713 ईस्वी का शिलालेख है मानमोरी का। कहां से प्राप्त हुआ है? मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त होता है। ये शिलालेख कहां से प्राप्त होता है? मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। कर्नल जेम्स टोड को यह शिलालेख मिला था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इसको साथ में लेकर जा रहे थे और इसको क्या करते हैं? समुद्र में फेंक देते हैं। और कर्नल टोड के पास में इस शिलालेख का अनुवाद मिलता है। और कर्नल टोड ने इस शिलालेख का अनुवाद कहाँ लिखा है? अपनी पुस्तक में लिखा है। तो कर्नल टोड की पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी कर्नल टोड की पुस्तक से हमें इसका अनुवाद मिलता है और इस शिलालेख का। तो अब जानकारी अपन लेते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें इस शिलालेख से मिलती है, जिसका अनुवाद किसने किया है? कर्नल टोड ने किया है और अपनी पुस्तक में किया है। 713 ईस्वी का यह शिलालेख है मानमोरी का। इसमें क्या जानकारी मिलती है? समुद्र और तालाब का इसमें वर्णन मिलता है। इस लेख में 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कौन कौन से राजाओं का उल्लेख मिलता है? भीम, महेश्वर, भोज और मान। भीम, महेश्वर, भोज और मान। अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने इन चारों राजाओं का आपने नाम सुना होगा। भीम का नाम सुना होगा, भोज का नाम सुना होगा और मान का भी नाम सुना होगा। महेश्वर का तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन शायद सुना होगा मैंने। तो भीम, भोज और मान, इन राजाओं का नाम आप देखने को मिलेगा आपको इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो। और बात करते हैं इस शिलालेख की, मानमोरी के शिलालेख की। इसके रचयिता पुष्प हैं और उत्कीर्णक कौन है? शिलादित्य नामक व्यक्ति। कौन है? शिलादित्य नामक व्यक्ति इसका उत्कीर्णक है। तो ये इससे जानकारी मिलती है। तो क्या क्या जानकारी मिली हमें, एक बार फिर से रिपीट मारते हैं मानमोरी के शिलालेख को। 713 ईस्वी का शिलालेख है। मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से हमें मिला है। कर्नल टोड को यह मिला था और कर्नल टोड जाते इंग्लैंड जा रहा था तो इसको समुद्र में फेंक देता है। और इसका जो अनुवाद है वो कर्नल टोड की पुस्तक में जानकारी मिलती है हमें। क्या अनुवाद मिलता है हमें? कौन सी पुस्तक में मिलता है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। और क्या क्या जानकारी मिलती है इस शिलालेख से, मानमोरी के शिलालेख से? मानमोरी के शिलालेख में समुद्र और तालाबों का उल्लेख मिलता है। 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, भीम, भोज, महेश्वर और मान। इन 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। रचयिता इसके पुष्प है और इसके उत्कीर्णक कौन है? शिलादित्य नामक व्यक्ति है। बस आपको इतनी ही जानकारियां याद रखनी है। बात करते हैं अगले शिलालेख की। अगले शिलालेख का नाम है कंसुआ का शिलालेख, जिसे अपन के और भी कहते हैं कणसवा का लेख भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कणसवा के लेख के नाम से भी जानते हैं और इसे कंसुआ का लेख भी कहा जाता है। कब का है? 738 ईस्वी का है। कब का है? 738 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हुआ है? कणसवा गांव से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? कणसवा गांव पड़ता है कोटा जिले में। और वहीं पर कहां से प्राप्त हुआ है? शिव मंदिर से प्राप्त हुआ है।
तो शिव मंदिर से हमें प्राप्त हुआ है कणसवा गांव कोटा से। विशेष बात यह है, इसको आप जरूर याद रख लेना, मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? मौर्य वंशी राजा धवल का हमें उल्लेख मिलता है। और मौर्य वंशी राजा मौर्य वंश का जो अंतिम उल्लेख है वो हमें इसी राजा का मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य वंशी राजाओं का जो अंतिम उल्लेख है वो हमें धवल का प्राप्त होता है और कणसवा के लेख से प्राप्त होता है। इसके बाद में मौर्य वंश का कोई भी उल्लेख हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। आप अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा आसानी से, पूरे के पूरे टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, PDF हमें मिल जाएगा आपको। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कोई कमी हो तो वो भी बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।